ओके बेटा, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। इससे पहले हम लोगों ने हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम बढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, सैडी कार्नोट करके एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि देखो, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट अ हीट इंजन, कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू वर्क, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा भैया तुम ऐसा कोई हीट इंजन बना ही नहीं सकते जिसमें पूरी की पूरी हीट क्या होगा, वर्क में कन्वर्ट कर सकते। मगर सैडी कार्नोट का कहना ऐसा पूरा सही नहीं है। उनका ये मानना था कि ये पॉसिबल है कि हम 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें, हाँ, मगर उसके लिए कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो उनका जो हीट इंजन का मॉडल था ये सिर्फ थ्योरेटिकल हद तक के था, क्योंकि जो उन्होंने मॉडल बताया अभी आप खुद थोड़ी देर में देखेंगे कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली अपन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो सब हम लोग जब हीट इंजन के वर्किंग के प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये असल में है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड। ये क्या बेटा, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये स्टैंड है जो कि इंसुलेटेड है, एक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। और यहाँ पर दो गड्ढे जैसे नजर आ रहे होंगे आपको, तो यहाँ पर मैं डालने वाला हूं, जैसा यहाँ पर आप यहाँ बनाने वाले हैं एक हॉट रिजर्वायर। यहाँ पर आप बहुत जैसा हॉट रिजर्वायर जनरेट करने वाले हैं। तो ये है आपका हॉट रिजर्वायर, ठीक है, जान दे लिख दिया ना, हॉट रिजर्वायर, ठीक है। और ये हिस्सा जो है मान लो ये पूरा बर्फ से, और ये कहलाएगा आपका कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। अब हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है इट शुड बी इनफाइनाइट, आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है इट शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस लगातार मेंटेन होना चाहिए। इसमें यह माना गया कि हॉट रिजर्वायर की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होना चाहिए, और साथ ही साथ कोल्ड रिजर्वायर की हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होना चाहिए। अब हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट कैसे होगी, कहना क्या ये चाहता है कि मतलब मान लो कि अगर हॉट रिजर्वायर अपनी हीट किसी को देता है, हॉट रिजर्वायर अपनी हीट किसी को देता है, तो उसमें से जरा से भी हीट कमी नहीं आएगी, तो हम कहेंगे कि इसके पास हीट कितनी है, इनफाइनाइट। और अगर हम लोग कहेंगे कोल्ड रिजर्वायर कहीं से हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हमको मालूम है अगर ये बर्फ है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पिघलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मगर कोल्ड रिजर्वायर ऐसा आइडियल मान के चलना है कि कितनी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितनी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। पहले स्टेज समझ में आ गया भैया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हीट रिजर्वायर जब हीट देगा उसका हीट का लॉस होता ही है, इनफाइनाइट हीट सोर्स हो नहीं सकता। कोई भी ठंडी चीज हीट एब्जॉर्ब करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ना ही है, वो 100% कितनी हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर 0 मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये पहला आपका असेंबली था। फिर उसके बाद आपको सिलेंडर पिस्टन का असेंबली लेना है। तो ये जो सिलेंडर रहेगा ये आपका इंसुलेटेड वॉल से बना रहेगा और इंसुलेटेड पिस्टन से बना रहेगा। पिस्टन से आपका इंसुलेटेड रहेगा, मगर नीचे का जो सरफेस रहेगा वो कंडक्टिंग रहेगा। देखो ये जो आप देख रहे हैं वॉल्स ऑफ द सिलेंडर और पिस्टन ऑफ द सिलेंडर, ये पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, मगर जो नीचे का बेस है वो कैसा रहेगा, कंडक्टिंग। मतलब अगर हीट को जाना रहा तो कहां से जा सकती है, नीचे से, मगर यहां से हीट जा नहीं सकती। और इसके अंदर रहेगा हमारा वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब कोई गैस, कोई वेपर, कुछ वहां पर रहेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे हॉट सिलेंडर को या सोलिड सिलेंडर को जिसमें गैस बहुत जरा सी है, मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर रखता हूं, हॉट रिजर्वायर के ऊपर रखता हूं। तो मैंने क्या किया, आपके सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को मैंने ये हॉट रिजर्वायर पे रखा। जब ये हॉट रिजर्वायर पे होगा तो हम ये नोटिस करते हैं कि इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा कम था। वॉल्यूम क्या था, काफी ज्यादा कम था। तो अब वॉल्यूम काफी ज्यादा कम था, मगर होगा क्या, यहां से लगातार हीट का जाना चालू रहेगा, है ना। लगातार ये जो गैस है, ये जो सिस्टम है, वो क्या करेगा, हॉट रिजर्वायर से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। याद रखना बेटा, ये सिलेंडर के ये वाली दीवार, ये दीवार और ये वाला पिस्टन का दीवार, वो कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। यहां से हीट बाहर जा सकती क्या, नहीं। तो यहां से आप हीट जा रहे, हीट दे रहे। अब यहां से जब हीट देते हैं तो यहां पिस्टन हल्का सा है, पिस्टन बहुत ज्यादा भारी नहीं है। तो क्या होता है कि हीट जब रिसीव करता है तो अंदर के गैस का प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो वो फैलने की कोशिश करता है,
और धीरे धीरे उसका क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो हम क्या नोटिस करते हैं बेटा कि यहां पर पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है। आपका क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये जो आपका सिलेंडर है, इसका जो पिस्टन है जो यहां हुआ करता था, अब वो यहां से हटकर यहां तक क्या आ जाता है, यहां से हटकर यहां तक क्या आ जाएगा। तो सबसे पहला यहां पर जो प्रोसेस हमको देखने को मिलता है बेटा, तो सबसे पहला प्रोसेस हमको जो देखने को मिलता है वो है ए से बी का, जो है आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आई बात समझ में आपको। अब अगले स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास हॉट रिजर्वायर तो है ना, मगर हम क्या करेंगे, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, ये पिस्टन को या सॉरी ये सिलेंडर को मैं यहां से सरका के इसके ऊपर रख दूंगा। तो मैंने यहां से सरका के इसको इसके ऊपर रख दिया, तो ये अब इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले वो कहां था, ए पोजीशन पे, फिर कहां पहुंचा, बी पोजीशन पे। जब मैं यहां से इसको यहां रखता हूं तो मान लो ए पुरानी वाली पोजीशन ए ये थी, आपका पिस्टन यहां तक सरक के आ गया था बी पोजीशन पे, मगर अंदर की जो गैस है वो काफी ज्यादा गर्म है, अभी भी क्या है, काफी ज्यादा गर्म है। और अब उसके पास हीट देने को कोई है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो ये दीवार कैसी है, इंसुलेटिंग है। ये दीवार कैसी है, इंसुलेटिंग। ये जो पिस्टन की दीवार है वो कैसी है, इंसुलेटिंग। और जिस स्टैंड पे वो रखा गया है वो कैसा है, इंसुलेटिंग। मतलब ये हीट इधर जा सकती क्या, नीचे जा सकती क्या, ऊपर लेफ्ट राइट कहीं से जा सकती क्या, नहीं। तो अब ये हीट कहीं नहीं जा सकती, एस्केप नहीं हो सकती। अब मगर ये हीट तो काफी ज्यादा है, तो अब क्या होगा कि हीट ज्यादा होने की वजह से उसको कहीं ट्रांसफर करने की जगह है नहीं, तो वो होता है उसका एक्सपांशन। फिर वो क्या करता है, सिलेंडर को और ढकलता अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो अब वो क्या करेगा, ये पिस्टन को थोड़ा सा और आगे ज्यादा ढकेलेगा, है ना। अब वो सी पोजीशन तक क्या आ जाएगा। सबसे शुरुआत में वो कहा था, ए पोजीशन पे, समझ में आया बेटा। आपने गरम करे गरम करे गरम करे गरम करे, ये गरम हुआ, गरम होने की वजह से क्या हुआ, धीरे 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 एक्सपांड होते हुए कहां पहुंचा, बी पोजीशन तक। ये एक्सपांशन कैसा था, आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब ये स्टैंड से हटा के मैंने यहां रखा, वो यहां तक था, मगर मैंने क्या कहा कि जो अंदर की गैस है अभी भी क्या है, काफी ज्यादा गर्म है, और ये गैस को अपनी हीट कहीं और देने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कहीं से भी कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को ठंडा करने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, पिस्टन को आगे फैलाएगा। तो ये पिस्टन थोड़ा बी से सरक के कहां आ जाएगा, सी से, है ना, यहां आ जाएगा। अब यहां पर फिर से गैस का एक्सपांशन हुआ। कोई बता सकता है मुझे ये किस स्टेप का एक्सपांशन होगा, एडियाबैटिक। क्यों एडियाबैटिक एक्सपांशन, कहीं से भी हीट का लेना देना नहीं है। इफ यू रिमेंबर, हीट एडियाबैटिक एक्सपांशन में हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो एक्सपांशन तो हुआ, मगर कहीं से भी हीट का आना जाना हुआ क्या, कहीं से हीट एंटर करी क्या, कहीं से हीट गई क्या, नहीं। तो ये एक्सपांशन एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो मैं यहां देखूंगा कि अब मेरे साइकिल में यहां पर एक एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है। तो ये बी से सी पर आया, और इसको मैं बोलूंगा एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ। ठीक है, पॉइंट सी। फिर आगे क्या करेंगे, फिर इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, यहां से उठा के कोल्ड रिजर्वायर पर रखेंगे। तो अब सिलेंडर को मैं यहां से उठा के कोल्ड रिजर्वायर पे रखने वाला हूं। तो वंस अगेन ये मेरा हॉट रिजर्वायर, और ये रहा हमारा कोल्ड रिजर्वायर। ओके, अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर को उठा के यहां पर रख दिया बेटा। तो देखो देखो, यहां सिलेंडर इस तरफ रखा गया है, और मैं क्या देखता हूं, ये सी पोजीशन पे पिस्टन था, बी पोजीशन, और ये आपका पुराना वाला, सबसे पुराना वाला ए पोजीशन। अब ऐसा है कि जब आप कोल्ड रिजर्वायर पे रखते हैं, तो ये कोल्ड रिजर्वायर की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, यानी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये जितनी चाहे उतनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता। हमने क्या कहा कि देखो ठीक है, जब आपने यहां रखे थे और जब ये पिस्टन यहां से यहां सरक गया था, ये हमने कहा कि अंदर की जो गैस होगी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी, अंदर की गैस ठंडी हो गई होगी, क्योंकि गैस फैल गई, गैस को फैलने को जगह मिल गया तो ठंडी हो गई। मगर तुमको क्या लगता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया होगा इसका, नहीं, रूम टेम्परेचर के बराबर है, कि थोड़ा बहुत हुआ होगा, मगर ये 0 नहीं हुआ होगा, मतलब हल्की फुल्की गर्माहट इसके अंदर अभी भी है। अब मैं इधर ध्यान दे अब्दुल्ला, सीधा बैठ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा के इस पे रखा हूं,
जब मैंने इस सिलेंडर को उठा के इस पे रखा, हमारा पिस्टन यहां हुआ करता था। अब वो क्या करेगा कि देखो भैया, अंदर की जो हीट है या अंदर की जो गैस है, वो हीट क्या करेगी अपनी, इसको दे देगी, इसको दे देगी आपके कोल्ड रिजर्वायर को। तो अगर ये कोल्ड रिजर्वायर को अपनी हीट दे देगी, तो मुझे एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता ये गैस अंदर की ठंडी हो रही, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम होता है तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, और ये पिस्टन सरक के यहां से यहां आ जाएगा। तो अब मैं देखता हूं कि पिस्टन हमारा सरक के यहां पर आ गया। तो अब यहां पर क्या हुआ बेटा, कंप्रेशन हुआ। अच्छा, ये किस टाइप का कंप्रेशन है, देखो यहां पर क्या हो रहा था, लगातार हीट का ट्रांसफर हो रहा था। मान लो ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, इमेजिन कर लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, है ना। अब ऐसा है कि धीरे 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 कंप्रेस हो रहा है ना। और जब ये कंप्रेस हो रहा है, या फिर मैं बोलूंगा जब धीरे धीरे हीट आपका नीचे इधर जा रहा है, अगर मेरा पिस्टन यही होता, अगर मेरा पिस्टन यही होता और यहां से हीट इधर नीचे जा रही होती, तो इस सिलेंडर के अंदर जो आपका गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता था। मुझे एक बात बता, टेम्परेचर कैसे बढ़ता, एक तो आग लगाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ाओ। प्रेशर कैसा बढ़ाते, गैस को कंप्रेस करके। ये दो तरीके से अपन टेम्परेचर बढ़ा सकते, है ना। अब ऐसा है कि कोल्ड रिजर्वायर ने इससे हीट लिया, कोल्ड रिजर्वायर ने इससे हीट लिया। हमको क्या लगा कि जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, अब वो ड्रॉप हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ कि साथ ही साथ इसका पिस्टन नीचे सरकने लगा। नीचे सरकने की वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम कम होने लगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगा। तो अब जाहिर बात है क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं इस हाथ ले उस हाथ दे, तो वैसे ही हुआ। जब आपके कोल्ड रिजर्वायर ने हीट को इस हाथ लिया, तो इसने अपना कंप्रेशन करके प्रेशर बढ़ा के अपने हीट उसने बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया। बात समझे क्या शायद, है ना। तो हमने क्या देखा कि अब यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, और वो कंप्रेशन कैसा हो रहा है, आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्यों आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि यहां टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है भैया, मेरा यहां कंप्रेशन हुआ गैस का, और कैसा हुआ, आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। सी से लेके डी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। अच्छा ठीक है भाई, हमने देखा कि यहां गैस का आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। फिर उसके आगे क्या, हम वापस से उसको उठा के यहां पर रख देते हैं। फिर चलो ठीक है, वापस से उसको उठा के यहां रख दिया गया। पहले सी पोजीशन पे हुआ करता था, अब तो है ही नहीं वहां पर। हाँ, ये बी पोजीशन। और अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब जब यहां हमने लाके रखे, अब गैस को कहीं पे भी हीट देने के लिए जगह है क्या, नहीं। इसके बाद या हीट लेने के लिए जगह है क्या, नहीं, क्योंकि ये पिस्टन जो था वो इंसुलेटेड मटेरियल से है, इसकी दीवारें इंसुलेटेड मटेरियल से है, जिस स्टैंड पे रखा है वो नीचे से भी कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल से है। तो अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेज में उसको नीचे तक दबाते हैं, नीचे तक दबाते हैं, नीचे तक दबाते हैं, नीचे तक दबाते हैं, और हम देखते हैं ये पुराने वाले पोजीशन तक लेकर आएंगे इसको, सॉरी ए, पुराने वाले पोजीशन तक के लाएंगे। जब पुराने वाले पोजीशन तक के लाएंगे, तो यहां पर हमारा एकदम जो पुराना वाला टेम्परेचर है वो वापस से अचीव हो जाएगा। अब जब ये स्टेज हमको वापस अचीव हो गया, है ना, जब ये स्टेज हमें वापस अचीव हो गया, तो हमने कहा कि यहां किस टाइप का कंप्रेशन हुआ। तो हम बोलेंगे देखो तुम यहां से यहां लाए, गैस कंप्रेस हुई। अगर गैस कंप्रेस हुई और यहां पर हीट का कहीं से भी एंट्री नहीं हुआ, एग्जिट नहीं हुआ, हीट का कोई भी लेन देन नहीं था। अगर हीट का लेन देन नहीं होता तो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। तो ये क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, ये हुआ हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, और इसको मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन को कुछ इस तरह से बताऊंगा। तो देखो भैया, डी से ए हम वापस उधर आ गए, और फिर अगले इसमें क्या करेंगे, हम वापस से इस सिलेंडर को उठा के इधर रखेंगे, है ना, वापस से सिलेंडर को उठा के रखेंगे इधर। हमारे पास ये हॉट रिजर्वायर है, ओके, और ये कोल्ड रिजर्वायर है जो आप जानते हैं इसके बारे में, और ये जो साइकिल है ये वापस से रिपीट हो जाएगी। एक बार समझ में। तो ये था कंसेप्ट आपका कार्नोट इंजन का। मगर आपको मालूम है भैया, ये तब तमाशे करने के लिए कितना क्या, ऐसा थोड़ी इंजन को उठा के इस पे रखूंगा, फिर इस पे रखूंगा, फिर इस पे रखूंगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं भाई। आप ये भी नहीं कर सकते, चलो ठीक है भाई, आप किसी तरह से मैनेज कर ले रहे, मगर भैया ऐसा हॉट रिजर्वायर निकालना जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर हो,
है ना, और जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो, मतलब तू देते जा देते जा देते जा, इसकी कैपेसिटी खत्म, हीट खत्म नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि देखो ऐसा है, इसका कैसा मानना था कि बोले सर एफिशिएंसी 100% कैसे हुई, तो हम बताते हैं कैसे हुई एफिशिएंसी 100%। जैसे कि अभी क्या बोला था उन्होंने कि यहाँ पर हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, और ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा देखो हमारे पास एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है, बोले क्या फॉर्मूला है कि बोले वर्क डन अपॉन QH, है ना, जिसको आप क्या लिखते हैं, QH माइनस QC अपॉन QH, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस QC अपॉन QH, है ना। अब ऐसा है कि ये देखा गया हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर किसी सिस्टम को आप हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, किसी सिस्टम से हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है। अब्दुल्ला सीधा बैठ बेटा, एक काम कर, आ गया जा, सीधा बैठ फिर। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। अगर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो मैं ये लिख सकता हूं कि अच्छा ठीक है, फिर QC अपॉन QH को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, TC अपॉन TH लिख सकता हूं। अगर ऐसी बात है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, 1 माइनस TC अपॉन TH, है ना। अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस TC अपॉन TH लिखा जा सकता है, तो अगर मैं उस हिसाब से चलूं जो उसने कहा था कि TC की वैल्यू को 0 और TH की वैल्यू को इनफाइनाइट रखो, या दोनों में से कोई एक चीज कर पाओ, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा अगेन 1, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, या जिसको मैं क्या कहूंगा परसेंटेज के अंदर 100%। तो देखो ये जो बोला उसने कि देखो अगर हम ये फॉलो करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप इंजन बना सकते हो जो कि 100% एफिशिएंट है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसा कोई भी हॉट रिजर्वायर जनरेट नहीं कर सकते जिसकी एफिशिएंसी इनफाइनाइट, सॉरी जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा लाना। हाँ, इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हमको बेहतर से ज्यादा बेहतर अगर हीट इंजन बनाना है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर यहां पर हॉट रिजर्वायर का ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। तुम जितना ज्यादा रखोगे टेम्परेचर, तुम उतने ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ये इस पे चल रहा है प्रोसीजर। मगर ये भी आसान बात नहीं है कि अगर मैं हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा रखूंगा, बहुत ज्यादा रखूंगा, तो जिस कंपोनेंट से, जिस मटेरियल से आपका हॉट रिजर्वायर बना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो पिघल जाएगा या कुछ ना कुछ मेल्ट हो जाएगा, है ना। हालांकि हम लोग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बनाते हैं। हमारा जो इंजन होता है ना, गाड़ी का इंजन बना होता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसका क्या वर्ड होता है, उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, कुछ तो भी मतलब बहुत अलग ही उसका मेटल होता है, उसका सादा आयरन कास्ट नहीं होता है, बहुत उसका सॉलिड मटेरियल होता है। उसको इतना इंजन गर्म होता है फिर भी उसमें जरा सा मेल्टिंग भी नहीं होता उसका वहां पर। अगर हम लोग अपने सादे आयरन या स्टील की बात करें तो आराम से मेल्ट हो जाए उसके अंदर। तो खैर देखो यहाँ पर आपने समझ में आया, ये था कार्नोट इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नीट में होता तो मैं बोलता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आएगा, नहीं है ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको इंपॉर्टेंट की फेरिस्त में रखूंगा, इसको हर हाल में तुमको करना है, ठीक है। अब रीड करो। लेट्स गो फॉर न्यूमेरिकल्स देन। तो कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड 87 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। बहुत आसान, ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है 87 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 273 प्लस 87 कितना होगा 360, है ना, 360 केल्विन। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस TC अपॉन TH। कार्नोट इंजन में टेम्परेचर आता, मैं बोला था टेम्परेचर रहता बस, आगे कुछ नहीं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TC इज हाउ मच 300 अपॉन 360। करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360, है ना। 360 माइनस 300, इधर ध्यान दे रहे, सीधा बैठ, 60 माइनस डिवाइड बाय 360 यानी 6 अपॉन 36 यानी 1/6,
याद आएगा 1/6। परसेंटेज में देखा जाए तो 16.67%, 16.67%, मतलब 0.1667 होगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा था, पढ़ो तो एक बार। ऑफ कार्नोट साइकिल इंजन इज 75% if the temperature of the hot reservoir is 727 degrees Celsius, है ना, and of and 87 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी देखा, एफिशिएंसी कैसे पूछा उसने। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, लगता मैंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। देखते हैं इस क्वेश्चन को लास्ट में, एक बार चेक कर लूंगा मैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो पहले आप। A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin. Full stop. Calculate its coefficient of performance. Calculate its coefficient of performance. आसान है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है TC अपॉन TH माइनस TC फॉर अ कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अगर आपको याद होगा सादे रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या था, QC अपॉन QH माइनस QC था, है ना, QC अपॉन QH माइनस QC। मैंने क्या बोला, Q की जगह T आने वाला है, तो TC अपॉन TH माइनस TC। तो करो फॉर्मूला, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, 250 और 300 माइनस 250, 250 अपॉन 50, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आएगा आपका फिर 5, K इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट, क्या हो गया बेटा, अगर हो गया ना तो अगला क्वेश्चन लिखो, उसको ट्राई करो आगे सॉल्व करने की, ऐसा बैठे मत रहो झामे के ऐसा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर is 4, full stop. If the temperature of hot reservoir is 47 degrees Celsius, full stop. Find the temperature of cold
रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर तुमको कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला इस बार परफॉर्मेंस दिया है और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर पूछा है। ओके, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, अपने को कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर पूछा उसने। सबसे पहले K इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है मेरे पास। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 47 प्लस 273, बोलो कितना हो रहा हो? 10 8 12 2 320। हाँ, चेक करो 320 केल्विन। तो K इक्वल्स टू TC अपॉन TH माइनस TC। तो 5 TC 320 माइनस TC, 5 मल्टीप्लाई बाय 320 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय TC इज इक्वल्स टू TC। 6 TC इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 320। TC इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइडेड बाय 6। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 4 तो डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 6। तो 2 जा 2 3 जा, देखो कितना हो रहा फिर 640 डिवाइडेड बाय 3। व्हाट विल बी द आंसर? चेक करो एक बार कैलकुलेशन में। अच्छा, यहां पर भी 5 का डाला मैंने। 4 मल्टीप्लाई बाय, और ये 5 होना चाहिए फिर, है ना? सही है, गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन। क्योंकि ये 4 था तो 4 मल्टीप्लाई बाय 320, 4 मल्टीप्लाई बाय TC इक्वल्स टू TC, और ये जाके इधर 5 TC हो जाएगा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो TC इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 320 अपॉन 5। फिर उसके बाद देखो कितना होगा 320 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 जा 30, 64, और 64 मल्टीप्लाई बाय 4 256। टू 56 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? हाँ, डिग्री सेल्सियस में कितना हो रहा हूं? माइनस करो, -17 डिग्री सेल्सियस, -17 डिग्री सेल्सियस, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, a Carnot engine receives 2.0 kilojoule of heat from a source या from a reservoir at 500 Kelvin. At 500 Kelvin, comma, does
some work and rejects heat to a reservoir at 350 Kelvin. Full stop. पहली चीज पूछी गई है, हाउ मच वर्क डज इट डू, वो कितना वर्क करता है। नेक्स्ट, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, सिंक में कितनी हीट जा रही है, रिजेक्ट की जा रही है। व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ये आपको 3 बातें उसने आपसे पूछा है। आसान है, तीनों के तीनों, कोई खास नहीं है, इसीलिए हो जाएगा। देख रहे भाई, एक कार्नोट इंजन रिसीव करता है 2.0 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब ये हीट है रिसीव्ड, मतलब हॉट रिजर्वायर से जो मिलती है। तो मैं पहले एक एक चीज को बना लेता हूं कि मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, ताकि कैलकुलेशन में आसान जाए। तो हॉट रिजर्वायर से हीट जो हमको मिली वो कितनी है, 2 किलो जूल, यानी 2 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर देखो कितना दिया है, 500 केल्विन। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन। ठीक है, और वो डज सम वर्क एंड हीट इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर एट 350 केल्विन। कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है 350 केल्विन। इससे क्या क्या पूछा, पहले तो पूछ लिया वर्क क्या होगा ये बता, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, ये क्यूसी पूछ लिया, और तीसरी चीज तेरे से एफिशिएंसी पूछ लिया। ये 3 चीजें पूछा हुआ है, तीनों निकालना बड़ा आसान है। देखो कैसे निकालेंगे, मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानता हूं, 1 - TC/TH। ये कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। मगर एक कॉमन में अगर देखा जाए, किसी भी हीट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, वो होता है वर्क डन अपॉन QH। किसी भी इंजन के, चाहे कार्नोट हो, कुछ भी हो, सबकी एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला ये है। बाद में मॉडिफाई करके इसको ये बनाया गया। तो इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि तुम्हारे पास TC है, TH है, W है, तुमको QH चाहिए। तो 1 - TC, व्हाट इज TC, 350 केल्विन। व्हाट इज TH, 500 केल्विन। व्हाट इज वर्क डन, पता नहीं। QH कितना है, 2 × 10⁻³ या चल ठीक है 2 ही डाल, किलो में आंसर आएगा, किलो जूल में आंसर आएगा। ठीक है भाई, आगे क्या, तो देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे 0 कटा, 5 7 जा 5 10 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 होगा भाई, ये है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 - 7 3/10। और फिर वर्क डन को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.6 किलो जूल, है ना। 2 3 जा 6, 6 डिवाइडेड बाय 10, 2 3 जा 6, 6 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 0.6 किलो जूल। लेट मी चेक द आंसर। हाँ सही है, 600 जूल, यानी 0.6 किलो जूल मतलब 600 जूल ही होगा। आया क्या समझ में? हाँ, अपन ने ये दोनों फॉर्मूले को इक्वेट किए, TC है, TH है, W है, वर्क डन निकालना है। QH देखो दिया हुआ है किलो में, तूने वैल्यू डाला, 0 0 कैंसिल किया। मैंने बोला देखो 5 10 जा एंड 5 7 जा, तो ये हुआ 1 - 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 10 1 जा 10, 10 - 7 इज 3, 3/10, W/2। आगे हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, मतलब QC निकालना है। अरे यार कैसे निकालूंगा QC कैसे निकालूंगा, बहुत तरीके यार। एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला लगा सकता तू, या फिर सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना है तो देखो तो यहां पर हो सकता QC/QH = TC/TH। ये बेसिक वाला लगा, एकदम आसान वाला, QC/QH = TC/TH, क्योंकि तुम्हारे पास QH है, TC है, TH है, तुम्हारा टारगेट क्या है, QC निकालना, आसानी से निकलेगा। तो चलो निकालो फिर QC, और QH कितना बेटा, 2 किलो, 2 ही लिख। TC 350
अपॉन कितना हो 500। ओके, जीरो कटा, जीरो कटा, फिर वही 5 7 जा 5 10 जा, ओके, वो हो जाएगा फिर QC इज इक्वल टू 1.4 किलो जूल, है ना, 1.4 किलो जूल। 2 7 जा 14, 14 डिवाइडेड बाय 10 1.4, तो वही 1.4 किलो जूल। लेट मी चेक द आंसर। हाँ वही है। अब अगला क्या पूछा उसने, व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी निकालना है हमको, और वर्क डन निकाले थे ना अपने 0.6, उससे ले लें, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, तुमको जो मन कर रहा है उससे यूज करो सॉल्व। तीसरा एफिशिएंसी, वर्क डन अपॉन QH वाला अगर फॉर्मूला ले लिया मैंने, 0.6 डिवाइडेड बाय क्या है वो QC कितना है, सॉरी QH कितना है 2, तो 0.3, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 30%, फ्रैक्शन में 0.3। दिस इज योर एफिशिएंसी। आया समझ में, हाँ आसान।